इसमें आपका अब तक 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन माने आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया गया है। वह ये बताया गया कि भाई ग्राम प्रधान को किस आधार पर हटाया जा सकता है। उसमें ये बताया गया कि प्रधान को 3 तरीके से हटाया जा सकता है। पहला धारा 5A, याद रखना ये मेंस में भी आता है कि प्रधान निर्योग्य या डिस्क्वालीफाई या अयोग्य हो गया तब। फिर आपका ग्राम सभा हटा सकती है धारा 14 के तहत प्रस्ताव पास करके, और धारा 95 भी याद रखना है। कौन हटा सकती है कुछ दशाओं में कि स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार। ये इसमें से एक क्वेश्चन भाई मेंस में बनता है और JS3 में बनने का चांस रहता है। इसके बाद आपका जो पढ़ाया जा रहा था धारा 9A, इसके बाद फिर एक कंसेप्ट बनाया जाएगा और 3 संस्थाएं जो महत्वपूर्ण है गांव की वो आज मैंने वो बताया जाएगा। देखिए आपका पिछले लेक्चर में बताया गया था धारा 9A, उत्तर प्रदेश बात न करिए भाई, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 9A में मत देने इत्यादि का अधिकार यानी कि चुनाव लड़ने, मत देने इत्यादि का राइट दिया गया है। तो अब समस्या ये आती है कि मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है। तो सभी अधिकारों को हमने एक जगह आपका लिखवाया था, संविधान से कोरिलेट करते हुए हमने भाई पिछले टर्म पर लिखवा दिया है। तो मत देने या राइट टू वोटिंग ये आपका अधिकार दिया गया है सेक्शन 9A में। बस एक लाइन जानना है कि जिन व्यक्तियों का नाम ग्राम पंचायत के वोटर लिस्ट में है, यानी कि कुल मिलाकर जिन व्यक्तियों का नाम गांव के वोटर लिस्ट में है यानी कि निर्वाचक नामावली में है, वे लोग चुनाव भी लड़ सकते हैं, वे लोग वोट देने के हकदार भी होंगे और वे लोग मेंबर भी बन सकते हैं। यानी कि वे लोग प्रधान का भी चुनाव लड़ सकते हैं, सदस्य का भी चुनाव लड़ सकते हैं और वोट देने के भी क्या होंगे तो मत देने का अधिकार की धारा में तो 9A। इसके बाद आपका धारा 10 आती है। वैसे धारा 10 पढ़ना नहीं है, आपका शैक्षणिक दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो लोग बिहार जा रहे हैं उनके लिए भाई एक क्वेश्चन बता दिया जाए। देखिए आपका सर हेनरी अष्टम खंड थोड़ा हमें समझना, हो सकता है बिहार APO में इस बार आ जाए, चांस है जो लोग जा रहे हैं भाई। देखिए एक इंग्लैंड सर हेनरी अष्टम इंग्लैंड का सम्राट राजा था और उसने काम क्या किया था, उसने ये किया कि भाई विधि बनाने का अधिकार लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका को है, लेकिन सर हेनरी अष्टम ने ये किया कि विधायिका से ये अधिकार छीनकर एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका को दे दिया और कार्यपालिका कानून बनाने लगी, मनमाना कानून बनाती थी, मनमाना लागू करती थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने बताया था आपका जूरिस्प्रूडेंस में भी मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जहाँ की विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका क्या करती है उसे लागू करती है और न्यायपालिका विधि के अनुसार निर्णय देती है। इसका उल्लंघन किया और विधायिका के कार्य किसको दे दिया, सर हेनरी अष्टम ने कार्यपालिका। तो अगर जहाँ भी आपको दिखे बस एक लाइन कि ये कार्य तो विधायिका का है लेकिन कार्यपालिका को सौंप दिया गया, तो भारत में उसी अनुच्छेद या धारा को हेनरी अष्टम खंड कहा जाता है। तो धारा 10 देखिए और आपका फिर आपका पहले संविधान देख लिया जाएगा।
ये बिहार में पूछ सकते हैं भाई, एपीओ में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है वर्तमान में बिहार में कि हेनरी अष्टम खंड का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में समाहित है? तो आपका जवाब रहेगा 392, 392। अलग से लिख लीजिए। तो सर हेनरी अष्टम खंड का सिद्धांत अनुच्छेद 392 यानी कि 392 में समाहित है। 392 में समाहित है। अब 392 पहले समझिए, तब बैक होगा धारा 10 ग्राम पंचायत। आपका 392 अनुच्छेद ये बताता है कि आपका 15 अगस्त 1947 के बाद, लेकिन लोकसभा की प्रथम बैठक के पूर्व यदि भारत का शासन चलाने में कोई समस्या आती है तो भारत का राष्ट्रपति जो भारत शासन अधिनियम था या जो हमारा संविधान है उसमें कुछ संशोधन कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान में संशोधन करना संसद का काम है, लेकिन कुछ समय के लिए ये कार्य किसको हमारा संविधान सौंप दिया था? रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। लेकिन कब तक? तो संसद की पहली बैठक के पूर्व तक। यानी कि अब उसका कोई महत्व नहीं है 392 का, लेकिन फिर भी शैक्षणिक महत्व है और ये पूछा भी जा रहा है। इंटरव्यू में भी पूछा गया कि हेनरी अष्टम खंड किस अनुच्छेद को कहते हैं? तो किस अनुच्छेद को कहते हैं? गलत ना हो, 392। उसी प्रकार ग्राम पंचायत में बैठो, ये धारा 10 में, धारा 10 बस एक लाइन है कि अगर ये कानून बन गया और इस कानून को लागू करने में कोई समस्या आई तो ऐसी दशा में राज्य सरकार नियम बनाकर उस समस्या को दूर कर सकती है। यानी उन समस्याओं का निराकरण कौन कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट। भाई कानून बनाने का कार्य राज्य विधानमंडल का है, लेकिन कौन कानून बनाकर समस्या का समाधान कर देगी? अगर समस्या उत्पन्न होती है तो स्टेट गवर्नमेंट। तो आपका इसीलिए इस धारा में भी कौन सा सिद्धांत समाहित हो गया? हेनरी अष्टम खंड। धारा 10 मैंने पूछा नहीं जाता। आगे देखिए आपका। अब आपका 3 संस्थाएं गांव में पढ़नी है, तीनों एक साथ, तो आधा ग्राम पंचायत ऐसे ही पढ़ जाएगा। यानी कि इन 3 संस्थाओं को अच्छे से जानना है और इसी को आप पहले कंसेप्ट बनाइए। देखिए गांव में आपका 3 संस्थाएं कार्य करती है, इसको भाई अच्छे से थोड़ा याद करिएगा। और इन्हीं तीनों संस्थाओं का गठन पढ़ना है, शक्तियां पढ़नी है और कार्य पढ़ना है। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस मेंस में रहता है। तो पहले एक आपका माने देखा जाए 3 संस्थाएं कौन है, तो पहली संस्था है ग्राम सभा। पहली संस्था कौन है? ग्राम सभा। हम बताएंगे डिटेल में। तो ग्राम सभा का गठन कैसे होगा, ग्राम सभा के कार्य क्या होंगे या शक्तियाँ क्या होंगी, ये पूछा जाता है। दूसरा आपका है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत क्या होती है, इसमें कौन कौन होते हैं? और तीसरा एक है भूमि प्रबंधन कमेटी, यानी कि भूमि प्रबंधन समिति या शॉर्टकट में लैंड मैनेजमेंट कमेटी या LMC। शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं? LMC, भूमि प्रबंधन समिति। अब तीनों का भाई पहले कॉन्सेप्ट बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन वाइज बताया जाए और फिर आपका कह सकते हैं अध्याय 3 शुरू किया जाए ग्राम पंचायत का। देखिए ग्राम सभा पहले देखी जाए। किसी ग्राम में या गांव में जितने लोग
मने आप मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड हैं। पहला ध्यान समझिए, किसी ग्राम में जितने लोग मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड हैं उन सभी लोगों से मिलकर क्या बनता है? ग्राम सभा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्राम सभा किससे मिलकर बनती है, तो जो आपका जितने मतदाता यानी कि जितने वोटर किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज हैं उन सभी लोगों से मिलकर कौन बनती है? ग्राम सभा। ये याद रखिए। तो इस यानी कि पूरा गांव मिलाकर, लेकिन पूरा गांव मतलब कि केवल कौन? आपका पूरी जनसंख्या न मार दीजिएगा। पूरा गांव का मतलब ये हुआ कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में क्या है दर्ज, उनसे मिलकर क्या बनेगी? ग्राम सभा। अब आगे देखिए, ग्राम सभा के बाद आपका ग्राम सभा की जो कार्यकारिणी होती है यानी कि ग्राम सभा की ओर से जो कार्य करते हैं उसको ग्राम पंचायत कहा जाता है। यानी कि एक लाइन में आपका जवाब रहेगा कि ग्राम सभा की ओर से कार्य करने वाली जो संस्था होती है आपका, उस संस्था को हम ग्राम पंचायत कहते हैं। तो ग्राम पंचायत में कौन शामिल होते हैं? क्योंकि ग्राम सभा में तो सभी वोटर शामिल हो गए, तो ग्राम पंचायत में कौन शामिल होते हैं? तो सतर्क रहना है भाई। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है या जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, वह प्रधान होता है। पहला याद रखिए, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधान होगा। और वार्ड में मेंबर चुने जाते हैं। जो वार्ड मेंबर होते हैं वह ग्राम पंचायत के क्या होते हैं? सदस्य। तो अब कोई पूछे कि ग्राम पंचायत किससे मिलकर बनती है, तो ग्राम पंचायत प्रधान और उस ग्राम से चुने हुए वार्ड मेंबरों से मिलकर बनती है। ये किसकी कार्यकारिणी है? ग्राम सभा। यानी कि ग्राम सभा की ओर से कानूनन कार्य करने का हक किसको है? ग्राम पंचायत को है। और ग्राम पंचायत किससे मिलकर बनेगी? रटे रहिए, प्रधान और जो वार्ड मेंबर गांव में चुने जाते हैं उनसे मिलकर क्या बनेगी? ग्राम पंचायत। तो ग्राम सभा का कार्य क्या होगा? ग्राम सभा का मुख्य ये कार्य है कि गांव में ग्राम सभा की बैठक हो और ग्राम सभा प्रस्ताव पास करके ग्राम पंचायत को सौंपे और ग्राम पंचायत को सुझाव दे, सिफारिश करे कि ये काम गांव में होना चाहिए। तो मुख्य कार्यकर्ता कौन है? ग्राम पंचायत। यानी कि याद रखिए, मुख्य रूप से यहाँ जो संस्था आपकी कौन है जो गांव में काम करती है? ग्राम पंचायत। फिर एक बार समझिए, ग्राम पंचायत में कौन शामिल होते हैं? तो अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान जी। और जो वार्ड मेंबर होते हैं वह ग्राम पंचायत के क्या होते हैं? सदस्य। यानी कि प्रधान और सदस्यों से मिलकर किसका निर्माण होता है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत किसकी कार्यकारिणी है? किसकी ओर से काम करती है? ग्राम सभा। ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय होती है, यानी कि कारपोरेट बॉडी होती है। यानी कि ग्राम पंचायत विधिक व्यक्तित्व रखती है, अर्थात ग्राम पंचायत अपने नाम से मुकदमा दायर कर सकती है या आप ग्राम पंचायत के विरुद्ध ग्राम पंचायत के नाम से मुकदमा दायर कर सकते हैं। अब आइए इसके बाद जो ये देखिए, फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए। ग्राम सभा की कार्यकारिणी कौन हो गई? ग्राम पंचायत। और ग्राम सभा की विशेष कार्यकारिणी, एक शब्द हम जोड़ रहे हैं, स्पेशल कार्यकारिणी कौन हो गई? LMC, लैंड मैनेजमेंट कमेटी या भूमि प्रबंधन समिति। भूमि प्रबंधन समिति में
का जो सभापति होता है वह प्रधान ही होता है। यानी कि भूमि प्रबंधन समिति का भी सभापति कौन होता है? आपका प्रधान ही होता है। और ग्राम पंचायत के मेंबर भी होते हैं, लेकिन अन्य कुछ अधिकारी भी इसमें आ जाएंगे। तो अब आपको दूसरे एंगल से देखना है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष प्रधान होता है, लेकिन इसका जो माने कह सकते हैं सचिव होता है वो पंचायत राज अधिकारी होता है। यानी कि सचिव कागज पत्र ग्राम पंचायत के किसके पास रहते हैं? तो मैंने पंचायत आपका पंचायत राज अधिकारी जो होता है। लेकिन जो भूमि प्रबंधन समिति है, ये सही बात है कि इसका भी सभापति कौन है? प्रधान। लेकिन इसकी जो मैंने कह सकते हैं कागज पत्र या दस्तावेज होंगे वो पंचायती राज अधिकारी के पास नहीं रहेंगे, बल्कि लेखपाल के पास रहेंगे। फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए, ग्राम पंचायत का जो सचिव होगा वह पंचायत राज अधिकारी होगा, लेकिन भूमि प्रबंधन का जो सचिव कह सकते होगा वह ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं, कौन होगा? लेखपाल। यानी कि भूमि प्रबंधन समिति के कागज पत्र किसके पास रहेंगे? लेखपाल के। और ग्राम पंचायत के कागज पत्र किसके पास रहेंगे? तो आपका पंचायती राज अधिकारी होते हैं, सचिव होते हैं, उनके पास रहेंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अब यही कॉन्सेप्ट आपका बताना बनाना है और यहाँ क्वेश्चन आपका तीन उठाना है। अभी गांव में 3 संस्थाएं काम करती हैं। एक ग्राम सभा यानी कि गांव में जितने लोग वोटर लिस्ट में दर्ज हैं, यानी कि उनको मिलाकर ग्राम सभा बनती है। ये ग्राम सभा चुनती है, किसको चुनती है? प्रधान को और मेंबर को। तो ग्राम सभा के प्रधान और मेंबर मिलकर क्या बनाते हैं? ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत किसकी ओर से कार्य करती है? ग्राम सभा की ओर से। तो ग्राम सभा की कार्यकारिणी कौन हो गई? ग्राम पंचायत। और ग्राम सभा की विशेष कार्यकारिणी स्पेशल दे दे तो ग्राम पंचायत नहीं बल्कि कौन? हाँ, LMC यानी कि भूमि प्रबंधन समिति। तो जो ये पट्टा देना है, तालाब है, आपका कह सकते हैं कि ग्राम समाज की जमीन है तो यही LMC ही देखती है। और पंजीरी और आलू चावल बंटवाना है तो ये ग्राम पंचायत देखती है। यानी कि जमीन उमीन का मामला कौन यहाँ देखेगी? LMC। और आलू और टमाटर बंटवा दीजिए, ये काज, और पंजीरी बंटवाइए, भोजन बंटवाइए, गांव में आंगनबाड़ी तमाम चीज़ें ये ग्राम पंचायत देखती हैं। तो अलग यानी कि कुल मिलाकर गांव का जो मुखिया, एक लाइन बताया जाए, गांव का जो मुखिया होता है, चाहे ग्राम सभा हो, ग्राम पंचायत हो या LMC हो, तीनों का मुखिया एक ही व्यक्ति है, कौन? प्रधान। इसीलिए प्रधान जी के पास पैसा ज्यादा आता है। भाई देखिए, एक संस्थान के नहीं, कितने संस्थाओं के हो गए मुखिया? 3। तो अब हमें इन संस्थाओं के बारे में एक करके पढ़ना है। एक करके ये पढ़ना है कि आपका सबसे पहले ग्राम सभा की हम बैठक कराएंगे, कार्य बताएंगे। इसके बाद आपका ग्राम सभा के बाद जो होगा ग्राम पंचायत का निर्वाचन कैसे होगा, प्रधान का, मेंबरों का निर्वाचन, उसमें रिजर्वेशन कैसे दिया जाएगा, महिलाओं के लिए भी व्यवस्था है कि 1/3 पद, ये GS में पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें रिजर्व है। तो 35% सीटें क्या है? रिजर्व है। कैसे रिजर्व की जाएगी 33%? और ये जो 33% सीटें रिजर्व हैं, इसमें भी आपका मैंने कह सकते हैं कि 16.5 और 16.5 50-50 हो जाएगा। और फिर 50 में और बंटवारा किया जाएगा। यानी कि इसमें भी
ओबीसी, एससी और एसटी की महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित होंगी। तो आगे बताया जाएगा, लेकिन 3 संस्थाएं दिमाग में तो बनाइए कि गांव में 3 हैं और तीनों के अब कार्य हमें देखना है, शक्तियां देखनी है। तो ग्राम सभा का तो चुनाव होगा नहीं, क्योंकि जितने लोग क्या रहेंगे वोटर लिस्ट में दर्ज, वो मिलकर क्या बना देंगे, ग्राम सभा। तो चुनाव होगा किसका, प्रधान का, मेंबर का। एलएमसी का भी चुनाव नहीं होगा, क्योंकि प्रधान और मेंबर ही क्या बन जाते हैं, आपका भू प्रबंधन समिति के सदस्य, सभापति और भी लोग होते हैं, बताया जाए। तो तीनों संस्थाओं का गठन हम कराते हैं अब डिटेल में, धारावाहिक और कार्य। पहले 3 संस्थाएं जानिए, उसके बाद से मान के चलिए कि आधा ग्राम पंचायत समाप्त। ये 3 संस्थाएं समाप्त, तो आधा ग्राम पंचायत भी क्या हो जाएगी, समाप्त। तो हमें लगता है कि सबसे समाप्त हो जाना चाहिए ग्राम पंचायत, क्योंकि आपका 40-42 धारा हटा दी गई है और ये 40-42 धारा है रेवन्यू में पहुंच गई है, यानी कि धारा 42 से लेकर 94 तक निश्चित कर दी गई। तो आधा ग्राम पंचायत समाप्त हो गया है, तो आधा बचा है, तो आधा ही पढ़ना है। देखिए भाई, आपका अध्याय 3 हम शुरू करते हैं, ग्राम सभा, उसकी बैठकें तथा कार्य। यानी कि पहला हम संस्था किसके बारे में बताएंगे, ग्राम सभा, उसकी बैठकें और कार्य। देखिए, आपका ग्राम सभा से क्वेश्चन का मॉडल बना लिया जाए। ग्राम सभा से आप क्या समझते हैं, ग्राम सभा की बैठकों और कृतियों यानी कि एक्ट का या कार्य का या फंक्शन का वर्णन करिए। ये क्वेश्चन मेंस में ऐसे आएगा, तो आपका जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 2 की उपधारा, हाँ 6 यानी कि जी, यहाँ से उठाएंगे मेंस में। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 2G में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया, जिसमें ये कहा गया है कि ग्राम सभा का तात्पर्य किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में रजिस्टर्ड व्यक्तियों से गठित और धारा 3 के अधीन स्थापित किसी निकाय से है। तो हमने भी तो वही बताया कि ग्राम पंचायत की एरिया में कोई ग्राम है और उस ग्राम में जितने लोग मतदाता के रूप में क्या है, रजिस्टर्ड हैं, उनसे मिलकर क्या बनेगी, ग्राम सभा। और ग्राम सभा के बारे में धारा 3 के तहत स्थापित हो, यानी कि राज्य सरकार उस ग्राम को ग्राम सभा क्या की हो, घोषित। बस ये आसान बात है, सामान्य नियम ये हुआ भाई, जितने लोग किसी क्षेत्र पंचायत का कोई गांव है उसके अंदर और उस ग्राम में जितने लोग वोटर लिस्ट के रूप में क्या है, वोटर लिस्ट में दर्ज हैं, उन्हीं से मिलकर क्या बनेगी, तो ग्राम सभा। ग्राम सभा ग्राम सभा की बैठकों और कार्यों का उल्लेख आपका इस अधिनियम की धारा 11 में किया गया है। तो अब ग्राम सभा के कार्य देखिए, बैठक देखा जाए और यही मेंस के लिए याद भी करना है, पहले समझिए। देखिए धारा 11 क्या बताती है भाई, ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य। देखिए पहला खंड, धारा 11 चल रहा है। प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें हों। यानी कि पहला नियम, ग्राम सभा की कितनी सामान्य बैठकें प्रतिवर्ष होती हैं, 2। ये रटते रहे, कितनी बैठक, 2। एक बैठक खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद होगी, जिसे खरीफ की बैठक कहा जाएगा। यानी कि चूंकि गांव है, गांव में खेती होती है, तो जब फसल कट जाए तभी बैठक हो कि गांव का क्या हुआ,
तो पहली बैठक कब होगी? तो खरीफ की फसल कटने के बाद होगी और उसका नाम क्या दिया जाएगा? खरीफ की बैठक। दूसरी बैठक रबी की फसल कटने के बाद होगी और उसका नाम क्या दिया जाएगा? रबी की बैठक। यानी कि फिर एक बार याद रखिए, यही सब आसान है, कोई कठिन नहीं है। ग्राम सभा की कितनी बैठकें सामान्यतः साल में होंगी? 2। और पहली बैठक आपका कब होगी? एक बैठक खरीफ की फसल कटने के बाद, जिसे खरीफ की बैठक। दूसरी बैठक रबी की फसल कटने के बाद, जिसे रबी की बैठक कहा जाएगा। आपका हो जिसकी अध्यक्षता, तो अध्यक्षता हमने पहले ही कंसेप्ट बना दिया। अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, अपने प्रबंधन समिति प्रधान। तो जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? प्रधान जी द्वारा। प्रधान जी लगाइए भाई, आपका गांव में जी लगाते हैं लोग, यहाँ भी क्या करिए? सम्मान से नाम लीजिए, यानी कि सम्मान कायम रहे भाई। प्रधान जी द्वारा की जाएगी। अगला देखिए, प्रतिबंध यह है कि, यानी कि अब प्रोविजो आ जाएगी। प्रतिबंध यह है कि प्रधान नियत प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से मांग किए जाने पर या सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/5 की मांग पर ऐसे मांग के दिनांक से 30 दिन के भीतर किसी भी समय एक साधारण बैठक बुला सकता है। यानी कि इसका मतलब देखिए, समझिए भाई, 2 बैठक तो मैंने आपका कह सकते हैं कि सामान्य, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। एक खरीफ की बैठक और दूसरा रबी। लेकिन आपका अलग से भी बैठक बुलाई जा सकती है। तो अलग से अगर स्पेशल बैठक बुलाना है तो वह ग्राम सभा की बैठक कैसे बुलाई जाएगी? तो एक तो उपाय है कि जो नियत प्राधिकारी है, इसको खूब बता दिया तो भाई कोई ये नहीं कर सकता कई जगह से कोरिलेट किया गया। नियत प्राधिकारी का मतलब विहित प्राधिकारी। विहित प्राधिकारी का मतलब प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी या प्रेस्क्राइब्ड ऑफिसर। प्रेस्क्राइब्ड ऑफिसर वह होता है जिसे राज्य सरकार इसलिए नियुक्त करे। तो आपका राज्य सरकार इन अधिकारियों को नियुक्त करती है। तो जो नियत अधिकारी, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किया गया है, वह चाहे तो ग्राम सभा की बैठक बुला सकता है। तो ग्राम सभा की बैठक नियत प्राधिकारी के अनुरोध पर बुलाई जाएगी। तो अनुरोध के कितने दिन मैंने आपका, यानी कि ऐसे मांग की दिनांक से कितने दिन के अंदर, यानी कि मान लीजिए पंचायत राज अधिकारी है या जो भी उसका वरिष्ठ अधिकारी है, ग्राम प्रधान से अनुरोध किया कि आप ग्राम सभा की बैठक बुलाइए। तो उस अनुरोध के कितने दिनों के अंदर बैठक बुलानी होगी? 30 दिन। दूसरा तरीका यह देखिए, अगर प्रधान उस 30 दिन के अंदर बैठक नहीं बुलाता तब सूचना नहीं देनी है और ग्राम पंचायत जो अधिकारी होगा वह स्वतः बैठक बुला सकेगा, क्योंकि ग्राम प्रधान ने बैठक बुलाने में क्या की है। लेकिन आगे बताया जाएगा, इतना समझिए कि नियत प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर कितने दिन के अंदर ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जाएगी। तो समय याद रखिए, कितने दिन के अंदर? 30। या दूसरा क्या तरीका है भाई? दूसरा तरीका ये है बैठक बुलाने का कि जो ग्राम सभा के कितने लोग मांग करें, 1/5, मौखिक नहीं लिखित। तो होता क्या है देखिए, ग्राम सभा, फिर सतर्क रहिएगा शब्दों पर, ग्राम सभा के 1/5 लोग लिखित रूप में मांग करते हैं। तो मांग के दिन से प्रधान जी के लिए बाध्यकारी है कि वह मांग के कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर ग्राम सभा की बैठक बुलाए। कितने दिन?
अभी मांग करवा दिया जाए ग्राम सभा द्वारा तो आप लोग कभी